हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं रैपिड रिवीजन सीरीज में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर 3। इस लेक्चर 3 में आज हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, क्या उसमें आपके एंजाइम लगते हैं, क्या उसकी स्कीम है और उसका कैसे होता है, मतलब क्या प्रोसेस है आपका डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन आपका सेमी कंजर्वेटिव से होता है। कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और ये स्कीम दी थी आपकी किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में बताया कि डीएनए जो रेप्लिकेट होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्कीम, अकॉर्डिंग टू स्कीम टू पैरेंटल स्ट्रैंड्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे। ठीक है, सेपरेट एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा फॉर सिंथेसाइजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ओवर इट। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ईच डीएनए स्ट्रैंड हैव क्या? वन पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन आपका हर एक डीएनए के पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड आपका बचेगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये आपका पेरेंटल डीएनए है, दिस इज योर पेरेंटल डीएनए। अब इस पेरेंटल डीएनए को रेप्लिकेशन करना है तो कैसे करेगा? दोनों स्ट्रैंड इसके क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। इसके दोनों स्ट्रैंड आपके ओपन हो जाएंगे, देन इसके ऊपर बनेगा एक नया स्ट्रैंड, एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसके ऊपर बन जाएगा। देखो, इस तरीके से आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब ये नया डीएनए बना, ये नया डीएनए बना और इसमें एक स्ट्रैंड आपका पेरेंटल है ब्लू वाला और एक आपका न्यू है जो कि ब्लैक वाला है। ठीक है, आफ्टर दिस फिर से अगर आपको रेप्लिकेशन करवाना है तो फिर से क्या होगा? इन दोनों के स्ट्रैंड ओपन हो जाएंगे। जैसे ये आपका ब्लैक वाला ओपन हुआ, ठीक है, और पेरेंटल वाला भी क्या होगा? सेम ओपन होगा, पेरेंटल वाला भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर बनेगा एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसी के ऊपर क्या होगा? अब एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। देखो, इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। तो इस वाले डीएनए के कॉपी बनाने हैं तो फिर से आपका इस तरीके से कॉपी बन जाएगा। तो हर एक डीएनए स्ट्रैंड के पास एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा। जैसे इसमें दोनों ब्लू थे, ब्लू अलग हुए, सेपरेट हुए और ब्लैक वाला न्यू स्ट्रैंड इसके ऊपर बन गया। अब इस वाले डीएनए के पास एक ब्लैक स्ट्रैंड था, एक ब्लू स्ट्रैंड था, तो देखो ब्लैक वाला अलग हुआ, ब्लू वाला अलग हुआ और उसके ऊपर एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री ब्लैक स्ट्रैंड बन गया। देखो, ये वाला न्यू बन गया। तो हर एक नए डीएनए में एक पेरेंट का स्ट्रैंड होगा, एक नया डीएनए स्ट्रैंड होगा। इसीलिए बोलते हैं इसे हम सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, आधा कंजर्व रहेगा डीएनए, पेरेंट का आधा डीएनए जो होगा वो न्यू डीएनए में कंजर्व रहेगा। इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और इस मोड ऑफ एप्लीकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मैसेल्सन एंड स्टॉल ने। ठीक है, मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में एस्क्रिचिया कोलाई पे एक्सपेरिमेंट करा और एस्क्रिचिया कोलाई पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंक्लूड करा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की जो स्कीम है उस पे एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था। तो मैसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या करा? ई कोलाई को ग्रो करवाया, एस्क्रिचिया कोलाई को ग्रो करवाया अमोनियम क्लोराइड की मीडियम में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है N15 लिया। N15 आइसोटॉप क्या है? हैवी आइसोटॉप है। नॉर्मली जो नाइट्रोजन होता है N14 होता है, लेकिन N15 वाले मीडियम में एस्क्रिचिया कोलाई को ग्रो करवाया। क्यों ग्रो करवाया? जिससे N15 वाला जो नाइट्रोजन है वो डीएनए के अंदर क्या हो जाए? इनकॉर्पोरेट हो जाए। एस्क्रिचिया कोलाई के अंदर N15 वाला आइसोटॉप क्या हो जाए? इंट्रोड्यूस हो जाए। अब जैसे ही एस्क्रिचिया कोलाई का डीएनए N15 वाला हुआ, उसके बाद उन्होंने इस N15 वाले डीएनए को ट्रांसफर करवा दिया नॉर्मल मीडियम में। ठीक है, तो एस्क्रिचिया कोलाई की N15 वाली सेल्स को इन्होंने नॉर्मल मीडियम में ग्रो करवाया। तो N15 वाला और N14 वाला दोनों सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
देन उसने क्या कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टेक्निक जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हैवी डीएनए को और नॉर्मल डीएनए को, ठीक है। और इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आपका डीएनए सेपरेट हो जाएगा, हैवी वाला आपका नीचे चला जाएगा, लाइट वाला आपका आगे आ जाएगा और हाइब्रिड वाला आपका बीच में आएगा, ठीक है। और मीडियम कौन सा लिया इसके लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए मीडियम लेते हैं सीजियम क्लोराइड का। याद रखना सीजियम क्लोराइड आपका एज अ मीडियम लिया जाता है जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ये सीजियम क्लोराइड एज अ मीडियम लिया जाता है। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए आफ्टर 20 मिनट, जब आपका सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया तो 20 मिनट बाद पहली जनरेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि एस्क्रिचिया कोलाई मल्टीप्लाई करता है हर एक 20 मिनट में, एवरी 20 मिनट्स के बाद एस्क्रिचिया कोलाई क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो फर्स्ट जनरेशन आपको 20 मिनट के बाद देखने को मिलेगी। और कैसी आपकी जनरेशन दिखेगी, ये आपको इंटरमीडिएट हाइब्रिड टाइप आपकी क्या होगी, जनरेशन होगी, ठीक है। फिर आपका 40 मिनट बाद देखोगे तो दो जनरेशन हो जाएगी, एक जनरेशन 20 मिनट, टू जनरेशन आपकी 40 मिनट हो जाएगी। तो 40 मिनट बाद देखोगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए के बराबर आपका लाइट डीएनए आ जाएगा। देखो आपको एक्सपेरिमेंट का डायग्राम शो करते हैं यहाँ पे। तो पहले हमने N15 वाला डीएनए लिया था नॉर्मल, इस डीएनए को N14 के साथ क्या करा था, मिक्स करा था, ठीक है, ग्रो करवाया था। तो 20 मिनट बाद पहली जनरेशन जब देखने को मिली तो ये हाइब्रिड मिली, मतलब आपका पुराना स्ट्रैंड भी था, नया स्ट्रैंड भी था, पुराना स्ट्रैंड भी था, नया स्ट्रैंड भी था, N14 वाला भी था, N15 वाला था, दोनों मिक्स, और N15 N14 वाला मिक्स, इसे बोलते हैं हाइब्रिड। और हाइब्रिड की डेंसिटी मीडियम में आएगी, ठीक है। और जब आपकी अगर आप हैवी डीएनए की देखोगे तो लास्ट में दिखाएगा ये ऐसे इस तरीके से। देन 40 मिनट बाद सेकंड जनरेशन आपने देखी तो देखो ये हर एक स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिवली, दोनों स्ट्रैंड ओपन होंगे और इस पे एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो देखो आफ्टर 40 मिनट इस ब्लू वाले पे एक और ब्लू वाला बना, N14 वाला बना, तो प्योर N14 वाला बन गया, ये लाइट डीएनए बन गया। फिर ये हाइब्रिड बना और ये आपका लाइट बन गया। देखो इसमें आपका एक ये लाइट है, ये हैवी है, ये आपका हैवी है, ये लाइट है। जब दोनों ओपन होंगे इसके ऊपर नया डीएनए बनेगा तो N14 वाला आपका लाइट बन जाएगा और N15 N14 वाला हाइब्रिड बन जाएगा। तो इसमें हाइब्रिड और लाइट दोनों इक्वल अमाउंट में बने आफ्टर 40 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने शो करा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिवली हो रहा है, क्योंकि इसमें जो N15 वाला था उसे N14 के साथ ग्रो करवाया तो इंटरमीडिएट टाइप बना था। अब ये इंटरमीडिएट आपस में ओपन होंगे और नया स्ट्रैंड इसके ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिड और आपके लाइट डीएनए दोनों देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट और करा था विसिया फीविया प्लांट पे, ठीक है। विसिया फीविया प्लांट पे टेलर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था और बताया था कि जो क्रोमोसोम भी है वो भी आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ही शो करते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, विसिया फीविया प्लांट पे था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या एंजाइम लगते हैं और क्या इसमें प्रोसेस रहने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या एंजाइम लगने वाले हैं, ठीक है। तो देखो वेरियस एंजाइम आपके लगते हैं जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो बहुत सारे एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ एंजाइम दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है, जो कि मेन एंजाइम है किसके लिए, कैटलाइजिंग द डीएनए या फिर आप बोल सकते हो कैटलाइजिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। आप बोल सकते हो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है जो कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, या फिर आप बोल सकते हो इसका रेप्लिकेशन करवाता है, ठीक है, ऑन डीएनए टेम्पलेट पे डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स का रेप्लिकेशन करवाएगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा, इनकी संख्या बढ़वाएगा, ठीक है। ये मेन एंजाइम है किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। और ये जो एंजाइम है सिर्फ डीएनए पे डिपेंड करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंजाइम है डीएनए हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो अनबाइंड करता है दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को, ठीक है, जो कि उसके बाद आपका रेप्लिकेशन फॉर्म बनता है। मतलब दो डीएनए स्ट्रैंड है उनको अलग करने का, अनबाइंडिंग करने का काम कौन करता है, हेलिकेज करता है, ठीक है। दो स्ट्रैंड अनबाइंड हो जाएंगे और वाई शेप्ड आपकी रेप्लिकेशन फॉर्म बनेगी। फिर है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, जॉइन द टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, दो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज, ठीक है।
उसके बाद एक चीज याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये जो आपको दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के काम बताओ। इसके दो फंक्शन है, इट सर्व एज टू फंक्शन, एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। पहला तो ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है, ये कुछ नहीं, ये आपका डीएनए ही है, ये आपका क्या है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, डीएनए ही है। ये एज अ सबस्ट्रेट भी एक्ट करता है और प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द रेप्लिकेशन, ठीक है, और एनर्जी देता है आपके रेप्लिकेशन के लिए। जो एनर्जी डीएनए रेप्लिकेशन है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके लिए बहुत एनर्जी लगती है। तो एनर्जी आती कहां से? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से ही आती है, डीएनए से ही आती है, और ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर दो टर्मिनल फॉस्फेट होते हैं जो हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं, ठीक है, जैसे कि एटीपी में आपके एनर्जी के फॉस्फेट होते हैं, वैसे ही आपके इसमें भी फॉस्फेट पाए जाते हैं हाई एनर्जी के। देन अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है? डीएनए पूरा सेपरेट नहीं होता, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, वो कंप्लीटली एंटायर लेंथ सेपरेट नहीं होती, उसमें सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पे आपका कट लगेगा एंड देन वो ओपन होगा छोटी सी लेंथ में। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि कंप्लीट लेंथ को ओपन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम थोड़ा सा ओपन करते हैं सिर्फ, ठीक है। रेप्लिकेशन अकर्स विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स एंड इट इज रेफर्ड एज द रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क कैसी होती है? देखो, ये वाई शेप की फॉर्क बना रखी है हमने, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं इसे। इसमें दो स्ट्रैंड है, देखो, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और एक नया बनने वाला स्ट्रैंड है, नया सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। तो प्रोसेस क्या रहने वाला है? देखो, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट अ यूनिक एंड फिक्स पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओरी, ठीक है। डीएनए में हर एक पॉइंट पे कट नहीं लगा सकते आप, उसका भी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं या फिर ओरी कहते हैं, ठीक है। ओरी पे ही आपका कट लगेगा, देन वो अनबाइंड करेगा, ठीक है। तो इनिशिएशन, पहला स्टेप है आपका इनिशिएशन। डीएनए हेलिकेज और डीएनए गाइरेज दो एंजाइम है आपके, डीएनए हेलिकेज एंड डीएनए गाइरेज, जो कि दो स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं, अनबाइंडिंग करते हैं। अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए अकर्स बाय हैपेंड बाय हेलिकेज और गाइरेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। फिर क्या होता है? अलोंगेशन होता है। देखो, पहले आपको वाई शेप स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं। ये आपका क्या है? ये आपका वाई शेप स्ट्रक्चर है, देखो, इसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क, इसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क। जैसे ही आपने ओरी पॉइंट पे कट लगाया, कट लगाने के बाद दो स्ट्रैंड ऐसे ओपन होंगे और वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक आपका स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। अब इसमें हर एक स्ट्रैंड पे नया डीएनए बनने वाला है, ठीक है। तो कैसे होगा? देखो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पे जब आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में वो काम करता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज की जो डायरेक्शन है ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, ओनली डायरेक्शन इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आपकी पॉलीमराइजेशन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जिस स्ट्रैंड पे, जैसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इस पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, वो कैसा बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जहां मिल जाएगा वो डायरेक्टली आपका सिंथेसाइज कर देगा डीएनए, ठीक है, आउटर साइड टू इनर साइड। यहाँ पे कंटिन्यूअस डीएनए बनता जाएगा, जिसे कंटिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं और लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन दूसरा टेम्पलेट जो है, इस पे आपका देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। अब देखो, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज अगर वर्क करता तो यहाँ पे उसे क्या मिलता? 5 की जगह 3 प्राइम टू 5 प्राइम मिलता, अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए बनता, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये काम नहीं कर पाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपका काम करता है। अगर मैं बोलूं इस वाले स्ट्रैंड पे बना के दिखाओ डीएनए, तो 5 प्राइम की जगह 3 प्राइम आएगा और ये ऐसे करके आपका बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बट डीएनए पॉलीमरेज ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करता है, इसीलिए वो क्या करेगा? वो इनसाइड अंदर आपका क्या है? 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करना स्टार्ट कर देगा, इनसाइड टू आउटसाइड करेगा। और ये आपका डीएनए सिंथेसिस कंटीन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होगा, डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होगा, और इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। डीएनए फ्रेगमेंट पे बनेगा, उस फ्रेगमेंट को ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की मदद लेनी पड़ेगी। तो देखो, एलोंगेशन
आपका है सेकंड पार्ट, सेकंड आपका एलोंगेशन होगा। डीएनए पॉलीमरेज ओनली डायरेक्शन में वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड देखो ध्यान से, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पहला टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिस पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं इसे, और आउटसाइड टू इनसाइड हो रहा है। जबकि दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस पे आपका जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, और इस पे इनसाइड से आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ आपका रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। और जब ये अंदर से बाहर की तरफ रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स में बनते हैं, फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है बाद में डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की हेल्प से इन वाले स्ट्रैंड्स को जोड़ दिया जाता है, और फिर ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो एक जो स्ट्रैंड है उस पे नया स्ट्रैंड आ जाता है, मतलब आप बोलोगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, एक डीएनए से डबल डीएनए बन गया। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो आपकी सेल साइकिल के एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज से बोलते हैं, आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा। तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वहीं पे आपके जो आपकी ये डीएनए है वो डबल होता है, ठीक है। एक सेल में डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी स्कीम, अच्छे से आप इसे पढ़ लेना, नोट कर लेना। तब तक के लिए ओके, बाय।